साल 1997 में दिल्ली, यूपी और हरियाणा में एक के बाद एक बम ब्लास्ट हो रहे थे। जनता में दहशत का माहौल था। रॉ, आईबी और स्टेट पुलिस हेल्पलेस लग रही थी। किसी को नहीं पता था अगला ब्लास्ट कब होगा और ये ब्लास्ट कौन कर रहा है। अब जो लोग ये ब्लास्ट कर रहे थे, मीडिया ने उनको नाम दिया दी फैंटम बॉम्बर्स। और ऐसी सिचुएशन में अपने क्राइम ब्रांच के इंटरस्टेट सेल के ऑफिस में बैठे थे एसीपी रवि कौशिक। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा कि दिल्ली क्राइम ब्रांच का इंटरस्टेट सेल स्पेसिफिकली उन केसेस से डील करता है जो दिल्ली के साथ साथ भारत के और भी स्टेट्स में हुए हैं। जैसे जून 1997 में दिल्ली में उपहार सिनेमा ट्रेजेडी के बाद उसके ओनर्स सुनील और प्रणव अंसल दिल्ली से फरार थे और उन्हें पकड़ने के लिए एसीपी रवि कौशिक की इंटरस्टेट सेल टीम मुंबई गई। तो वहाँ हमने टेक्निकल एनालिसिस करके पूरा वो करके उनको अरेस्ट किया था। 1 अक्टूबर 1997 में एसीपी रवि कौशिक क्राइम ब्रांच के ऑफिस में अपने कलीग्स के साथ अपनी एनुअल गेट टुगेदर पार्टी की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि 22 अक्टूबर को हमारी गेट टुगेदर होती है हमारे बैच की। तो हम डिस्कस कर रहे थे पुलिस हेडक्वार्टर में, अपना बैचमेट्स बैठे हुए, तो भाई कहाँ करनी है, क्या करना है, ऐसा इस तरह की बात। तो इमीडिएटली एक मैसेज आता है कि सदर बाजार में तीन बम फट गए। और थोड़ी देर बाद गाजियाबाद के पास एक साहिबाबाद जगह है, वहां से भी ब्लास्ट होने की खबर आती है। अब इंटरस्टेट सेल यूजुअली आतंकवाद से रिलेटेड केसेस से डील नहीं करता, वो काम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल का है। लेकिन एसीपी रवि कौशिक को हमेशा से ही आतंकवाद से रिलेटेड केसेस में इंटरेस्ट था। अच्छा, मेरे को ये था कि चाहे मेरा केस है या नहीं है, लेकिन टेररिस्ट से रिलेटेड केसेस का जो भी मतलब सीन होता था, मैं उस पर विजिट जरूर करता था, देख के आता था कि हुआ क्या है, बस मेरे का, और चाहे वो मेरे से रिलेटेड है या नहीं है। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही किया। सदर बाजार के ब्लास्ट के बाद एसीपी रवि कौशिक क्राइम ब्रांच के हेड डीसीपी कर्नल सिंह के साथ ब्लास्ट साइट पर पहुंचे। जब उनसे डिस्कशन होने लगा इन केसेस पे, तो मैंने बताया सर ऐसा वहां भी हुआ था, वहां भी हुआ था। तो उन्होंने कहा यार आपने तो काफी नॉलेज इस चीज की इसको देख लिया, आप इस पे देखो थोड़ा अपना। उन्होंने एक मेरे को कैजुअली ये कहा कि आप अपने इस पे कंसंट्रेट करो। और इस सदर बाजार के ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस पे इतना प्रेशर आ चुका था कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने खुद इंटरस्टेट सेल को अपनी तरफ से इन ब्लास्ट पे इन्वेस्टिगेशन शुरू करने का आदेश दिया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एसीपी रवि कौशिक को दी गई। अब जिस दिन सदर बाजार और साहिबाबाद में ब्लास्ट हुआ, उससे अगले ही दिन पूरे दिल्ली के अंदर जो न्यूज़ मीडिया है उनके पास एक कॉल आता है और एक शहीदी खालसा फोर्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन इन ब्लास्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। जब डिस्कशन हुआ तो हमने देखा कि शहीदी खालसा फोर्स की तो कोई वो है नहीं वो करके हमने फिर आईबी से कंफर्म करना चाहा कि हो सकता है कोई नई आउटफिट बन गई हो शहीदी उन्होंने भी कहा कि ऐसा हमारी नॉलेज में तो है नहीं शहीदी खालसा फोर्स। तो हमने यही सोचा शायद हो सकता है मिसगाइड करने के लिए ये चीज़ें की गई हो। जब इन ब्लास्ट की डिस्कशन हो रही होती है तो इंटरस्टेट सेल के एडिशनल डीसीपी आरएस घुम्मन बताते हैं कि पंजाब में भी पहले कुछ ऐसे ब्लास्ट हुए हैं और वहाँ भी कई लोग पकड़े गए हैं, जिसके बाद कर्नल सिंह आरएस घुम्मन को पंजाब पूछताछ करने के लिए भेजते हैं। घुम्मन साहब वहाँ चले गए पंजाब, वहाँ से उनको फीडबैक मिला कि सेम टाइप के बम और सेम टाइप जो रिकवरी हो रही थी, बिल्कुल उसी तरह के बम एक निसार अहमद कश्मीरी जो है उसने यूज उनसे रिकवरी हुई थी। उसने बम तो नहीं फाड़े थे, लेकिन उससे पहले ही वो अरेस्ट हो गया था। और उसके साथ आईएसवाईएफ जो है इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन के लोग थे, वो लोग भी अरेस्ट हुए थे। तो उनसे सेम टाइप का मटेरियल मिला था। निसार अहमद कश्मीरी के अलावा आरएस घुम्मन को ये भी पता लगता है कि ये जो बॉम्बर्स हैं बॉम्ब ब्लास्ट करने से पहले पाकिस्तान में अपने हैंडलर से एक बार ज़रूर बात करते हैं। और कोइंसिडेंटली जब से निसार अहमद कश्मीरी जेल से बाहर आया है तब से ब्लास्ट होने शुरू हुए हैं। दिस वॉज अ बिग लीड। अब इम्पोर्टेंट लीड थी, तो क्या हुआ कि ये लीड डिस्कस करी हमारे डीसीपी और हमने बैठ के कमिश्नर साहब से। तो कमिश्नर साहब, अब वो क्या होता था कि अब काफ़ी पैनिक हो चुका था, तो एमएचए में मीटिंग होती थी और इस तरह का कमिश्नर वहाँ जाते थे, तो उन्होंने इस लीड को डिस्कस किया कि भाई ये हमें लीड मिली है। तो अब थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, डिपार्टमेंट में क्रेडिट वाला चक्कर होता है। तो लोगों ने सोचा कि अब ये तो बहुत बढ़िया लीड है, वही आदमी निकला है और वो सभी से ब्लास्ट हो रहे हैं और सेम टाइप का मटेरियल है। तो अब ये क्राइम ब्रांच से इंफॉर्मेशन ले ली हमारे से, और हमारे से लेके बोले कि ये इंफॉर्मेशन जो आपके जो
एडिशनल डीसीपी है मिस्टर आर एस गुमन, ये हमारी टीम में है, अब आपकी टीम में नहीं है। अब फिर अलग हो गया, हमारे को बिल्कुल छोड़ दिया उन्होंने। अब बड़ा हमारे को बड़ी अजीब सी वो का ये अजीब वो हुआ कि भाई देखो, हमने ये हमारी टीम ने ये इंफॉर्मेशन डेवलप की और हमारे से ये छीन के और ये सीधी दूसरे स्पेशल सेल को दे दी। But ACP, now retired DCP Ravi Kaushik, is a very highly motivated person. उनसे उनकी इन्वेस्टिगेशन छीने जाने के बावजूद भी वो अपनी तरफ से मेहनत जारी रखते हैं और जनवरी 1997 का एक केस उठाते हैं जिसमें हरियाणा के सोनीपत में बम ब्लास्ट हुआ था और अपनी तरफ से उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। जब इंटरस्टेट सेल अपनी सोनीपत की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो दिल्ली के अंदर एक के बाद एक और कभी कभार एक साथ बम ब्लास्ट हो रहे होते हैं। कभी किंग्सवे कैंप, कभी शक्ति स्थल, कभी रानी बाग, कभी करोल बाग। या तो दिल्ली में बम फट रहे होते हैं या बम मिल रहे होते हैं। ये हालत थी उस समय की। तो ये ज्यादातर फेस्टिव सीजन के आसपास ही, दिवाली के आसपास, और ये और इस हमें लाइव बम भी मिले दिवाली के आसपास भी, कुछ लाइव बम भी मिले थे जो फायर क्रैकर की शॉप्स के आसपास उन्होंने लगाए हुए थे। दिल्ली में जो ब्लास्ट हो रहे थे उनकी फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से पता लगता है कि ये ब्लास्ट मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान में बैठा एक अब्दुल करीम टुंडा नाम का आदमी करवा रहा है, जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ISI, लश्कर तैयबा और खालिस्तानी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर इंडिया में ब्लास्ट करवाता रहता है। अब इन बॉम्ब्स की एग्जामिनेशन में पुलिस ने एक और बात नोटिस की और वो ये कि इन बॉम्ब्स में कुछ अखबार यूज़ होते हैं। अब बॉम्ब्स में अखबार का क्या काम? न्यूज़पेपर क्यों लपेटे हुए हैं? तो फिर ये हुआ कि भाई ये शायद बम को, क्योंकि उससे पहले हमने मधुबन से हमारे को डेमो दिया था कि ये बम का जो मैकेनिज्म क्या हो सकता है, क्योंकि वो सिलेंडर ब्लास्ट थे और उसमें जो पोटाशियम क्लोरेट, शुगर मिक्सचर और ये क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, ये वो यूज होता था। तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता था वो होता था एक छोटी सी इसमें ट्यूब में। तो वो उसको जब वो सीधा रखते थे, जब बम को जब वो उल्टा करते थे तो शुगर मिक्सचर, शुगर में और पोटाशियम क्लोराइड के मिक्सचर में वो रिएक्शन करता और गैस बनती और वो फटता था। तो इसलिए हमने फिर हमारा ये डिसीजन हुआ बम को ये देखने के लिए सीधी तरफ कौन सी है, उल्टी तरफ कौन सी है, और उसको हाइड करने के लिए दोनों ही, उसके दो पर्पस भी हो सकते हैं ना, दोनों पर्पस सॉल्व होते थे कि एक तो बम हाइड हो जाता था उसपे सिलेंडर कि उसपे वो अखबार लिपटा हुआ है, और उससे ये भी पता चलता था कि ऊपर की साइड कौन सी है, नीचे की साइड कौन सी है। अब हिंद समाचार नाम का एक उर्दू अखबार था जो बहुत सारे बॉम्ब्स में मिला और इस अखबार की कुछ थाउजेंड्स में ही रीडरशिप थी, जिसके बाद थ्योरी ये बनी कि अगर हिंद समाचार के रीडर्स को आइडेंटिफाई किया जा सके तो बॉम्बर्स को भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस थ्योरी को परस्यू करते हुए ACP कौशिक और उनकी टीम भेस बदलकर न्यूज़पेपर सर्वे एजेंट्स की तरह वेस्ट यूपी और देहरादून में पूछताछ शुरू कर देती है। तो हमने इस तरह करके हमने करीब 1000 में से 650 लोगों को आइडेंटिफाई किया और उनसे बातचीत की। फिर हमने उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी चेक किया। अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल रिकॉर्ड इतना अच्छा हमें मेंटेन नहीं था वहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें हमें पता नहीं चली। लेकिन हाँ, उन्हें एक चीज़ कन्फर्म हो जाती है कि ये जो बम है वो दिल्ली से बाहर असेंबल होते हैं, फिर उन्हें दिल्ली में फोड़ने के लिए लाया जाता है। तो सारा स्टॉक लेने के बाद जब कन्विंस हो गया कि भाई पूरा हो गया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो फिर अच्छा हमने जो हमारे पास एक टेम्पो ट्रेवलर होता था, उसी में स्टाफ भेजा हुआ था, तो कुक वगैरह सब उसी में भेजते थे क्योंकि फंड्स बड़े शॉर्ट थे। और बल्कि आप ये समझ लीजिए कि जो कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल या और भी पुलिस ऑफिसर थे, हम ज़्यादातर उन्हीं की कहीं वो ही रुकवाते थे हमारे को, बल्कि उनकी ही गाड़ी कभी यूज़ कर ली, उन्होंने ही गाड़ी दे दी। वो उन्होंने बड़ी हमारी असिस्ट, और हम 10-10, 15-15 लोगों को खाना भी कई बार खिलाया है ऐसे ऐसे। डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसे स्पेशल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप करते रहो, ये नहीं। हाँ, वॉलेंटरी वॉलेंटरी कुछ भी समझ लीजिए आप, ये जज्बा समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, उसको मैं ये नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट इस तरह की, कहने को सब कुछ है कि आप डीए ले लो, सीए ले लो, टीए ले लो, डीए ले लो, लेकिन आप एक फॉर्म भर दो उसका टीए का, तो आप मतलब 6 महीने चक्कर काटते रहो, बाबू के चक्कर काटते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली वो फिर क्या कहते हैं, फिर आदमी ये सोचता है जितने चक्कर तुमने काटे हैं उससे अच्छा तो वैसे ही हो जाता है।
तो फिर इस तरह के हमने सोर्सेज अपने यूज़ किए और वो मैं बता रहा था आपको टेम्पो ट्रैवलर लेके मैंने कहा चलो आपको आज घुमा के लाता हूँ और मैं अच्छा मुझे बड़ा शौक है वो पुलाव-वुलाव बनाने का। तो मैंने कहा हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पुलाव बना खिला देता हूँ और आपको थोड़ा घुमाते हैं। और बाई चांस मैंने कहा आज सबको बियर पिलाऊँगा मैं। तो सारे खुश हो गए चलो चलते हैं। तो हम कोडियाला चले गए। कोडियाला से पहले थोड़ा-सा रुक गए और वहाँ मैंने पुलाव-वुलाव बनाया, थोड़ा एन्जॉय किया सारी टीम ने। एक हमारे इंस्पेक्टर थे राजेंद्र भाटिया वो थोड़ा वो बियर-वियर नहीं पीते थे मतलब, तो वो घूमते-फिरते खाना खा के और आगे चले गए। आगे एक गाँव था पास में ही, तो पास में जो गाँव था वहाँ जाके वो एकदम दौड़े-दौड़े वापस आए। कहता सर यहाँ से पैक कर लो फटाफट जल्दी से। अरे मैं कहा क्या हो गया भई ऐसा? बोले ये जो आप हमने जहाँ ये खाना-वाना खाया है और ये आपने लकड़ियाँ यूज़ की है ना, ये शमशान घाट है और जो आधी जली हुई लकड़ियाँ आपने जो उससे बच जाती है उसकी यूज़ की है। तो अब खैर एनीवे हम वहाँ से भागे और कि भई कहीं गाँव वाले इसमें ऑब्जेक्शन करें। तो इस तरह का इंसिडेंट भी हुआ है इसमें। इंटरस्टेट सेल की फैंटम बॉम्बर्स को पकड़ने की हर कोशिश फेल हो रही थी। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने जिस निसार अहमद कश्मीरी को पकड़ा था उसका भी इन ब्लास्ट से कोई लेना देना नहीं था। तो एक हमारे इंस्पेक्टर थे, जब वो पता लगा कि निसार से कुछ नहीं बोला बहुत खुश हुआ। मैंने कहा भाई ये क्या अरे खुल जाता केस तो हमारी दिक्कत खत्म होती। कहता नहीं सर वो होशियार ज़्यादा बन रहे थे ना इसलिए। तो लेकिन अब तक जितनी भी इन्वेस्टिगेशन हुई थी उससे एसीपी कौशिक को कुछ चीज़ें थी जो कंफर्म हो चुकी थी। 1. अखबार की इन्वेस्टिगेशन से ये पता लगा कि बॉम्ब्स की असेंबली दिल्ली से बाहर होती है और उन्हें फोड़ने के लिए दिल्ली में लाया जाता है। 2. पाकिस्तान में अब्दुल करीम टुंडा नाम का एक आदमी भारत में बम ब्लास्ट करवाता है। 3. जनरली बम ब्लास्ट करने से पहले बॉम्बर्स अपने पाकिस्तानी हैंडलर से फ़ोन पे बात करते हैं। एंड 4. दिल्ली में ज़्यादातर ब्लास्ट पुरानी दिल्ली मतलब चांदनी चौक एरिया में होते हैं, इसीलिए अगर ब्लास्ट के समय पुरानी दिल्ली से पाकिस्तान से हुए कॉल्स को एनालाइज किया जाए तो हमें बॉम्बर्स का पता लग सकता है। इसी हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एसीपी कौशिक वीएसएनएल के ऑफिस से 1997 ईयर में दिल्ली के सदर बाजार से पाकिस्तान और बांग्लादेश में जितने भी कॉल हुए हैं उन सबके नंबर्स मंगवाते हैं। उन नंबर्स को फिर कंप्यूटर में डाला और 12 नंबर्स को नैरो डाउन किया। अब इन 12 नंबर्स में से 2 ऐसे नंबर थे जिन पे एसीपी कौशिक को ज़बरदस्त शक था और ये 2 नंबर्स सदर बाजार के एसटीडी के थे और उनका जो शक था वो सच में तब बदला जब वही 2 नंबर्स उन्हें आईबी के एक लिस्ट में मिले जिन पे आईबी अलग से नजर रख रही थी। तो फिर इसके बाद जब हमें ये 2 नंबर हमें मिले तो 2 नंबर को फिर हमने फिर दोबारा सर्च किया अपने एमटीएनएल के रिकॉर्ड में सारा कि भाई ये कहाँ-कहाँ से डायल हुए हैं। तो जब चेक किया तो पता लगा कि ये 2 नंबर जो थे वो एक सदर बाजार में जैन का बूथ था, वहाँ से ये डायल हुए हैं। तो वहाँ से हमने फिर जैन से इन्वेस्टिगेशन की तो उसने बताया कि कामरान नाम का एक लड़का आता है यहाँ पे और वो ये नंबर डायल करता है। तो उसने ये भी बताया कि ये लड़का है आस-पास का ही कहीं, यहीं कहीं रहता है, अब मुझे घर नहीं पता। वो आता है और वो अब 1 महीने से नहीं आ रहा। इंटरस्टेट सेल को एक और बात पता लगती है कि कामरान किसी अब्दुल करीम टुंडा नाम के आदमी से बात करता है, बुलसाय, जिसके बाद इंटरस्टेट सेल भारत से पाकिस्तान में टुंडा के नंबर पर जितने भी कॉल जा रहे हैं उन्हें टैप करना शुरू करती है। इसी के साथ साथ सदर बाजार में इंटरस्टेट सेल को कामरान का घर भी मिल जाता है, लेकिन उस समय कामरान घर पे नहीं होता तो इंटरस्टेट सेल की टीम वहां कामरान के घर पे नजर रखने के लिए रुक जाती है। जनवरी 1998 नए साल में टुंडा के नंबर पर लुधियाना और लखनऊ से कॉल आने शुरू होते हैं और इंटरस्टेट सेल की टीम इमीडिएटली इन 2 शहरों में पहुंचती है उन लोगों को पकड़ने के लिए जो टुंडा को कॉल कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों शहरों में पुलिस को एक बहुत ही अजीब सी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है और वो ये कि जब तक पुलिस जिस एससीडी से कॉल हुआ है उस एससीडी तक पहुंचती तब तक सस्पेक्ट कॉल खत्म करके गायब हो चुका होता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एसीपी कौशिक ने एक ट्रिक लगाई। उन्होंने बीएसएनएल के ऑपरेटर को बोला कि जब भी सस्पेक्ट पाकिस्तान कॉल करे तो उस कॉल को बीच में ही काट देना, जिससे सस्पेक्ट को दोबारा से पाकिस्तान कॉल करना पड़े और पुलिस को एससीडी बूथ तक पहुंचने का समय मिले। एंड द ट्रिक वर्कड। लुधियाना के अंदर इंटरस्टेट सेल की टीम हारून और मूसा नाम के 2 बांग्लादेशी इसको आइडेंटिफाई करने में सक्सेसफुल होती है। अब हमने देखा कि इनको उठाने का कोई फायदा नहीं है अभी
और हमें ये लग भी नहीं रहा था कि इन्होंने ब्लास्ट किए हो, बट ये जरूर था कि ये लिंक है कोई ना कोई। 26 जनवरी की शाम को हारून टुंडा को कॉल करता है। बाय द वे, जिस कॉल को पुलिस भी मॉनिटर कर रही होती है, और उस कॉल में टुंडा हारून और मूसा को दिल्ली जाने की इंस्ट्रक्शंस देता है। जिसके बाद लुधियाना में इंटरस्टेट सेल की टीम अलर्ट हो जाती है और हारून और मूसा का एक्टिवली पीछा करना शुरू कर देती है। टुंडा से कॉल खत्म करने के बाद हारून और मूसा लुधियाना बस स्टेशन पहुंचते हैं, लेकिन वो वहाँ किसी बस पे नहीं चढ़ते, बल्कि उल्टा पैदल लुधियाना रेलवे स्टेशन की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। हारून और मूसा आगे आगे, इंटरस्टेट सेल के लोग उनके पीछे पीछे। रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले वो थोड़ा खाना खाते हैं और रेलवे स्टेशन पे पहुंच के दिल्ली के टिकट खरीदते हैं। लेकिन टिकट खरीदने के बाद वो ट्रेन पे नहीं चढ़ते, वो प्लेटफॉर्म पे दरी बिछाकर बैठ जाते हैं। उनके सामने दिल्ली के लिए 2 या 3 ट्रेन आती हैं, लेकिन वो किसी भी ट्रेन पे नहीं चढ़ते। एंड फाइनली रात के 3 बजे वो दिल्ली के लिए एक ट्रेन पे चढ़ते हैं। जैसे ही वो ट्रेन पे चढ़ते हैं, इंटरस्टेट सेल की टीम भी उसी ट्रेन पे चढ़ जाती है। लेकिन ट्रेन पे चढ़ते ही हारून और मूसा ट्रेन से उतरते हैं और इंजन की तरफ तेजी से भागना शुरू कर देते हैं। शायद उन्हें पता लग चुका था कि पुलिस उनका पीछा कर रही है और ऑपरेशन फेल हो चुका है। लेकिन हारून और मूसा बस सावधानी बरत रहे थे और ट्रेन के चलने से जस्ट पहले वो इंजन के पीछे जनरल कंपार्टमेंट में बैठ जाते हैं। सुबह 10 बजे हारून और मूसा दिल्ली पहुंचते हैं और सदर बाजार की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के बाद वो कामरान के घर की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। इधर उनका पीछा करते हुए इंटरस्टेट सेल की टीम एसीपी रवि कौशिक को इन्फॉर्म करती है कि दोनों कामरान के घर की तरफ चल चुके हैं और एसीपी कौशिक अपनी टीम के साथ कामरान के घर के सामने छुप के बैठ जाते हैं। हारून और मूसा पॉसिबली कामरान का इंतज़ार करते हैं। थोड़ी देर बाद हारून और मूसा कामरान के घर में जाते हैं, लेकिन क्योंकि एसीपी कौशिक श्योर नहीं होते हैं कि कामरान घर पे है या नहीं, तो हारून और मूसा को पकड़ने की बजाय वो उन पे नज़र रखने का फैसला लेते हैं। थोड़ी देर बाद कामरान के घर से हारून और मूसा बाहर आते हैं और जिस मस्जिद में उन्होंने नमाज पढ़ी थी उसकी तरफ चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन बीच में ही हारून लुधियाना से एक कांस्टेबल को आइडेंटिफाई कर लेता है और दोनों भागना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इंटरस्टेट सेल टीम दोनों को पकड़ लेती है। पूछताछ में हारून ने पुलिस को बताया कि पाकिस्तान में टुंडा ने उन्हें कामरान से मिलने को बोला था, लेकिन जब वो दोनों कामरान के घर पे गए तो वहाँ कामरान नहीं बल्कि कोई और था और उस आदमी ने उन्हें सदर बाज़ार की मस्जिद में इंतज़ार करने को बोला और उनसे कहा कि कामरान उन्हें 6 बजे मिलने आएगा। जिसके बाद इंटरस्टेट सेल हारून और मूसा को मछली का चारा बना के मस्जिद के सामने छोड़ देते हैं और 6:30 पे कामरान उनसे मिलने आता है और इंटरस्टेट सेल फाइनली उसे पकड़ लेती है। कामरान 19 साल का लड़का है। इसकी जो सिस्टर है एक और मासी है, वो कराची में है। तो वहाँ ये टुंडे के अब्दुल करीम टुंडे के संपर्क में आया था और वहीं से उसने उसको बम बनाने की उसने ट्रेनिंग दी। उसने और देखा कि ये दिल्ली का ही लड़का है, तो ये अच्छी तरह वहाँ पे घुल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो इसी को यूज़ करना शुरू किया। टुंडे के लश्कर तैयबा के ज़कीउर रहमान से एक वो रिलेशन थे और मतलब शुरू में जब इससे पूछताछ करनी शुरू की, ये नहीं बता रहा था कुछ भी। तो जब नहीं बताया इसने तो इसको काफ़ी वो कर रहे थे भाई, नहीं सेंटिमेंटली ब्रेक करने की कोशिश की, ये नहीं बताया इसने। फिर पता नहीं इसके मूड में क्या है, बोला जी ऐसा है, एक मेरे को हमारे को ना एक किसी मेरे मौलवी से बात करना चाहिए। तो अब इस टाइम मैंने कहा रात हो गई थी, लेट ही हो गया था, तो मौलवी कहाँ से आए? तो हमारे सब इंस्पेक्टर हरवीर सिंह है, तो उसने कहा जी मौलवी तो हम ले आएंगे, मौलवी तो मिल जाएगा। मैंने कहा ऐसा मौलवी ना ले आना कि इसी को पढ़ा जाएगी, तो कुछ नहीं बोलना। कहता नहीं आप जानते हो उसको, वो इनसे बड़ी नफरत करता है वो मोहम्मदनी, लेकिन बहुत नफरत करता है, इनके अगेंस्ट है, और लेकिन और उसको पूरी कुरान उरान का असली मतलब पता है, ये डिस्टॉर्टेड नहीं, असली मतलब पता है। तो वो बोला ठीक है मैं उसको ले आता हूँ मौलवी बना के और वो इसको समझा देगा। तो वो आया, उसको लेके आया, रिजवान था शायद उसका नाम। तो वो आया, उसको लेके आया और लेके आके और उसने उसको ट्यूट किया और ट्यूट करने के बाद सारा कुछ उसने बताया। बोला जी ऐसा है, मैं आप जितना भी कुछ लिखा, जो भी कुछ किया है, मैंने एक अपनी डायरी मेंटेन की हुई है, उसी में लिखा हुआ है सारा कुछ। वो कोडेड में डायरी थी। तो उसने फिर सारा एक्सप्लेन किया और करने के बाद हमारे को उसने 28 मिनट
40 में से करीब 28 ब्लास्ट के बारे में हमारे को पता है, जिसमें रानी बाग, सदर बाजार और करोल बाग के ब्लास्ट भी इंक्लूडेड थे। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। कामरान ने इंटरस्टेट सेल को कुछ ऐसा बताया जिससे एसीपी कौशिक फिर से काम पे लग गए। तो कामरान ने पुलिस को ऐसा क्या बताया और वो कौन से रीजंस थे जिससे 19 साल का एक लड़का भारत का वन ऑफ द डेडलीस्ट बॉम्बर बनता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए ये किताब पढ़िए, इसमें सारी कहानी है पूरी डिटेल में, और पूरी डिटेल में जब आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको और पता लगेगा। अभी तो कामरान का पता लगा है, उसके बाद पाकिस्तानी कितने पकड़े गए, क्या हुआ क्या नहीं, सारा कहाँ कहाँ हमारी ये पूरी 1.5 साल इन्वेस्टिगेशन चली है। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग आउट टू माय ब्लॉग एंड आई विल सी यू सून।